Hey guys, let's have a look on cell wall and nucleus from the NCERT of class 9th. So let's start this topic. Cell wall. Plant cell in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके पास एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ऐसा करते हैं, आज हम प्लांट सेल को ही ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। ये मान लीजिए कि हम सेल का शेप तो डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन अब हम हेक्सागोनल शेप बना रहे हैं प्लांट सेल का। तो ये हमारी बन रही है क्या, सेल वॉल। सबसे आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल में होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि प्लांट्स में बहुत सारे सेल होते हैं, तो ये जो इसके मतलब यहाँ पे और ये दूसरे सेल्स हो गए हैं, ये हम एक सेल का ही डायग्राम बनाएंगे। ये इसके नेबरहुड सेल्स ऐसे यहाँ पे होंगे। ठीक, तो सेल वॉल क्या कर रहा है, नेबरहुड सेल से इस सेल को सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम ड्रॉ करते रहें, ये हो गई सेल वॉल, यहीं पे लिख देते हैं। सेल वॉल क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और नेबरिंग सराउंडिंग से इसको अलग करने का काम करेगा। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सराउंडिंग मीडियम से सेल को सेपरेट करता है और ये सेलेक्टिवली परमीएबल होता है, यानी सेलेक्टिव चीजों को सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर आने जाने देता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैसियस एक्सचेंज भी होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के जरिए चला जाता है, और वाटर जो है और वाटर की प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि सिमिलर टू किसका होता है, डिफ्यूजन। वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर अंदर और बाहर आ जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब अगर हम ड्रॉ करें, इसमें क्या होता है, बड़ा सा बिग वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल को हिंदी में रसधानी कहते हैं, यानी इसमें जूस भरा होता है। ठीक, अब ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है, इस वजह से इसका न्यूक्लियस जो होता है एक्सेंट्रिक हो जाता है। न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्र, केंद्र में होना चाहिए, यानी सेंटर मिडल में होना चाहिए, लेकिन इसका केंद्र कहाँ होता है, आउट ऑफ द सेंटर होता है। मतलब एक्सेंट्रिक यानी पेरिफेरल या ये सेल मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स होता है। ठीक, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक सेल हम बना रहे हैं ना, तो इसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो आपस में कहीं कहीं क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। जहां जहां फ्यूज हो जाती है वहां वहां छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। पोर मतलब क्या होता है, छेद। तो ये छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक जाल होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एम्बेडेड होते हैं, तो इस वजह से इसका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पर क्या एम्बेडेड होता है, राइबोसोम एम्बेडेड होता है। ओके, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है कि
इसमें अब ये प्लांट सेल है तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे थैलाकॉइड होते हैं। कई सारे थैलाकॉइड को एक साथ एक स्टैक के रूप में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। एक ग्रेना कई सारे एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमल लैमली द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बना रहे हैं क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन तो मतलब कंटिन्यूअस होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इनफोल्डिंग पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक, ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम एम्बेडेड है, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाती है। तो कई सारी गोल्जी बॉडी पाई जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगर हम ये देखें तो ये एक सेल वॉल है, इसके बगल वाली सेल वॉल को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट सेल वॉल। तो हमारा एक बार हम लेबलिंग कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई। गोल्जी बॉडी के बाद हम लाइसोसोम बना ले रहे हैं। ठीक, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जो कि सेल डिब्रीज को, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको खाने का काम करता है। तो चलिए हमारे साथ लिखते रहिए। ये क्या है, ये दिस इज वैक्यूल। व्हाट इज दिस, दिस इज वैक्यूल। इसका फंक्शन क्या है वैक्यूल का, या आप बताइएगा। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। उसके बाद हम ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। इसके बाद ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER भी कहते हैं। ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद हम क्या बनाए हैं, लाइसोसोम। आपको न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना है। फिर इसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस कहा जाता है, यानी ये ATP को जनरेट करता है, ATP बनाता है हमारे फूड से। उसके बाद ये क्या था गाइस, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाता है। तो ये हो गई हमारी प्लांट्स की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे SER भी कहते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर जो पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इनवेलप। और एक चीज तो हम भूल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज साइटोप्लाज्म। एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल वॉल कहे। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर के चारों तरफ रेटिकुलम पाया जाता है, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस से दूर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया विच जनरेट एटीपी। दिस इज क्लोरोप्लास्ट विच डू फोटोसिंथेसिस एंड this is Golgi body which make glycoprotein and glycolipid. This is lysosome which have hydrolytic enzyme and digest cell debris and other waste materials. So अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। Plant cell in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. Plant cell में सेल वॉल के अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जाता है जो कि रिजिड आउटर कवरिंग है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of a cell away from cell wall. तो जब भी प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल जो है पानी को लूज करता है ऑस्मोसिस के जरिए, हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर क्या होता है, अगर अपने आप जाता आता है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के जरिए अगर प्लांट की सेल में जो लिविंग सेल है उसमें बाहर का, और ये भी केस देखा था कि कौन से सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, अगर बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो अंदर से जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर चला जाता है। तो जब सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाता है तो सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। उसके बाद श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये चीज श्रिंक हो जाएगी, जब प्लाज्मा में पूरा ये अंदर का मटेरियल श्रिंक हो जाएगा तो सेल वॉल से ये क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। सेल वॉल तो अपनी जगह रहेगा ना, लेकिन ये क्या हो जाएगी? पास आ जाएगी। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक, यानी श्रिंकेज जब सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर का वाटर सब बाहर निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इस फेनोमेना को कुछ निम्नलिखित एक्टिविटी को फॉलो करके कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसे जरूर करिएगा। Mount the peel of Rio leaf in water on a slides and examine the cell under high microscope. Cells को जो है रियो लीफ के को पानी में रखिएगा और उसे हाई माइक्रोस्कोप से देखिएगा। इस नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो है क्लोरोप्लास्ट को क्या करना है? नोट करना है। देख, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड्स। स्लाइड के जो लीफ आपने रखा है उसके ऊपर शुगर का या सॉल्ट का खूब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा शुगर मिला दीजिए चीनी पानी में और उसके ऊपर रख देना है। फिर कुछ मिनट के लिए आपको देखना है माइक्रोस्कोप से। उसके बाद क्या करना है? रियो लीव्स को आप बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए डाल दीजिए, जिससे कि सेल क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। जब बॉयल हो जाएगा तो मर जाएंगी ना। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है उसे लीफ को जो है फिर से माउंट कीजिए और माइक्रोस्कोप से देखिए। पुट अ स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन ऑन लीफ माउंटेड। उसके बाद फिर से आपको शुगर सॉल्यूशन रखना है, फिर अगेन उसको देखना है। आप क्या देखेंगे? डिड प्लाज्मोलिसिस आकर नाउ? क्या प्लाज्मोलिसिस अभी भी होता है? सॉरी, तो आप क्या देखेंगे? प्लाज्मोलिसिस होगा। पहले तो लिविंग थी, बाद में क्या हो गई है? डेड हो गई है। तो क्या प्लाज्मोलिसिस अब भी हो रहा है? What do we infer from this activity? इस एक्टिविटी से हम क्या पता कर सकते हैं? It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis. हम इस एक्टिविटी से ये पता कर पाए केवल लिविंग सेल ही जो है ही नहीं, it appears that only living cell and not dead cell
केवल लिविंग सेल ही पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, डेड सेल नहीं कर सकती। मतलब ऑस्मोसिस डेड सेल में नहीं पाया जाता, लिविंग सेल में पाया जाता है। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो प्लांट्स में, फंगी में और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ठीक, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। फंगी की काइटिन की बनी होती है। और इसकी ग्लाइको प्रोटीन और NAMNAG की बनी होती है। तो सेल वॉल जो होता है वो सेल्स को परमिट करता है कि टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अगर देखिए, जब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो पानी कहाँ आएगा? अंदर आएगा। और जब पानी अंदर आता है तो सेल क्या हो सकती हैं? सेल स्वेलअप होंगी, और सेल जब स्वेलअप होंगी तो उनका साइज, मतलब उनका साइज बढ़ेगा, तो क्या हो सकता है? सेल फूट सकती हैं। तो ये जो सेल वॉल होता है उसे फूटने नहीं देता है। इन सच मीडियम the cell tend to take up water by osmosis। इस मीडियम में क्या होता है कि वाटर जो है अंदर सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। सेल स्वेलअप हो जाती हैं, बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब अंदर से ये सेल फूल रही हैं तो इसके ऊपर क्या लगाएंगी? सेल के ऊपर प्रेशर लगाएंगी। सेल के ऊपर जब प्रेशर लगाती हैं तो वॉल जो है एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट टू स्वेलन सेल। तो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इसके सेल मेम्ब्रेन को भी क्या करता है? इक्वल प्रेशर लगाता है। जितना सेल के अंदर, जैसे इसको अगर हम इस सेल को, प्लांट की सेल को हमने पानी में डुबो दिया तो ये धीरे धीरे स्वेलअप हो जाएंगी। जब ये स्वेलअप हो जाएंगी तो ये अंदर से स्वेलअप हो रही हैं, तो ये सेल वॉल के ऊपर क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं। और सेल वॉल भी इसकी तरफ प्रेशर लगा रहा है। ओके, अब क्या होता है? Because of their walls, such cells withstand much greater change in the surrounding medium than the animal cell। इस वजह से, इनकी वॉल्स की वजह से जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा टाइम तक जो है रह सकती हैं। एनिमल्स की सेल तो तुरंत ब्रस्ट हो जाती है ना, तो यही कह रहा है कि सेल वॉल उनको एक तरह से ब्रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। अब हम जो है न्यूक्लियस को समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक।